हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पानी के गुणों के बारे में पढ़ा था। पानी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि स्वच्छ जल में क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। हमने नारू वाला रोग के बारे में पढ़ा था। यह किस रोगजनक के द्वारा होता है उससे पढ़ा था। ड्रैगनकुलस मेंडिनेंसिस नामक कृमि के द्वारा होता है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि इस रोग से बचा कैसे जा सकता है, इसके उपाय क्या हैं, इसके उपचार क्या हैं। अब हम आज पढ़ेंगे मोटापे के बारे में। मोटापा क्या होता है? मोटापा वो स्थिति है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाए कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। यानी कि हमने इसी चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो में हमने पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व था वसा, जिसे हम कहते हैं फैट। वसा हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? वसा जो होता है वो हमारे शरीर में चर्बी को एकदम चुस्त या दुरुस्त रखता है। लेकिन किसी किसी के शरीर पर जब अत्यधिक शारीरिक वसा एकत्रित हो जाता है और वह शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालने लगता है। हानिकारक प्रभाव क्या डालने लगता है कि शरीर में काफ़ी सारी डिसीज़ हो जाती हैं या रोग हो जाती हैं, और ये हमारी संभावित आयु को भी घटा देती है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, घटा सकती है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि शरीर भार सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स मानव भार एवं लंबाई का अनुपात होती है। तो इसे आप अच्छे से समझिए कि शरीर भार सूचकांक है क्या। इसे हम एंथ्रोपोमेट्रिक सूचकांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोमेट्रिक या एंथ्रोपोमेट्रिक सूचकांक कहते हैं। ये बताता है कि किसी व्यक्ति के शरीर का भाग उसकी लंबाई के अनुपात में ठीक है या नहीं। यानी कि क्या होता है, ये भार और लंबाई का अनुपात होता है। ये बताता है कि किसी व्यक्ति का भार उसकी लंबाई के अनुपात में सही है या नहीं। यदि किसी व्यक्ति के शरीर का भार उसकी लंबाई के अनुपात में कम है, तो यानी कि वो उसमें वीकनेस ज़्यादा है, वो दुबला पतला ज़्यादा होगा। और यदि किसी व्यक्ति के शरीर का भार उसकी लंबाई की तुलना में या अनुपात में अधिक होगा, तो हम उस स्थिति को मोटापे की स्थिति कहेंगे। उदाहरण के लिए भारतीय लोगों के लिए उनका BMI जो है वो 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बीच में होना चाहिए। यदि ये 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर से अधिक है, तब इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? मोटापा कहेंगे। इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। अगर हमें किसी व्यक्ति का शरीर भार सूचकांक ज्ञात करना है, तो हम उसे कैसे ज्ञात करेंगे? उसे हम ऐसे ज्ञात करेंगे कि हम जिस व्यक्ति का हमें शरीर भार सूचकांक ज्ञात करना है, उसका सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा? वेट ज्ञात करना होगा, यानी कि भार ज्ञात करना होगा। फिर उसके बाद उसकी लंबाई ज्ञात करनी होगी। लंबाई को दुगना करके, यानी कि लंबाई का हम क्या निकाल लेंगे? स्क्वायर निकाल लेंगे। मीटर में लंबाई निकालेंगे और उसका स्क्वायर निकालेंगे, और उसे वेट में यानी कि भार में उसका भाग दे देंगे। तब हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? BMI निकल के आ जाएगा। तो ये जो BMI निकल के आया है, उसके अनुसार व्यक्ति का जो BMI है वो 25 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए। यदि इससे अधिक होगा, यानी कि 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक होगा, तब वह स्थिति कहलाएगी मोटापा। अब मोटापे से व्यक्ति जो होता है वो काफ़ी सारे रोगों से जुड़ जाता है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि मोटापा जो है वो बहुत से रोगों से जुड़ा हुआ है। मोटापा रोगों से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि रोग जो हैं वो किससे जुड़ जाती हैं? मोटापे से जुड़ जाती हैं। अब कौन कौन से रोग मोटापे से जुड़ जाते हैं? हृदय रोग, डायबिटीज़ या मधुमेह, निद्रकालीन श्वास समस्या, यानी कि रात को सोते समय सांस लेने में सब कठिनाई आना, कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, और अस्थि संध्यांत्री। अस्थि संध्यांत्री क्या डिसीज़ होती है? इस डिसीज़ में अगर आप हमारी उंगलियों को देखेंगे तो उनमें जॉइंट होते हैं। मुट्ठी बांध कर देखिए, आप बांध के देखिए, उसमें जॉइंट जो होती हैं, उस जॉइंट पर कुछ ऊतक, यानी कि लचीले ऊतक उनको घेरे हुए रहते हैं, इनकी सुरक्षा करते हैं। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है कि ये जो ऊतक होती हैं वो हमारे
इस ये जो लचीले ऊतक होते हैं वो यहाँ से हट करके धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक जाती हैं। फिर क्या होता है कि जो हड्डियाँ होती हैं वो बाहर की ओर निकल आती हैं, जिसे हम अस्थि संधांत्री रोग कहते हैं। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, यानी मतलब मोटापा बढ़ने की, मोटापा किसी के शरीर में क्यों उत्पन्न होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। और जैसे कि ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच में असंतुलन। अब असंतुलन कैसे होता है, देखिए इसको भी समझिए आप। हम शरीर में जितनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जितनी ऊर्जा अपने शरीर में ले रहे हैं, उतनी मात्रा में शरीर से वही ऊर्जा अगर नहीं निकाली जाती है तो उनके बीच में असंतुलन आ जाता है। यानी कि हम खाना बहुत खा रहे हैं लेकिन हम मेहनत बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर का वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है और वो एक दिन मोटापे का कारण भी ले लेता है। अधिक चर्बी युक्त भोजन करना, जैसे कि मैदा युक्त जो भोजन है वो अधिक चर्बी युक्त भोजन है। जंक फूड खाना, कृत्रिम भोजन करना, कम व्यायाम करना, स्थिर जीवन यापन यानी कि आलसी हो जाना, शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं होने पर भी शरीर पर चर्बी जमा होने लगती है, और हाइपोथायराइडिज्म। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम खाते हैं लेकिन फिर भी वो मोटे होते हैं। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फिर भी वो मोटे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा उनके शरीर में इसलिए होता है क्योंकि उनकी शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं वो सही ढंग से कार्य नहीं करती हैं, यानी कि वो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं करती हैं, उसका उपापचय क्रियाएँ संपूर्ण रूप से नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण शरीर में फैट उत्पन्न हो जाता है, यानी कि ओबेसिटी बीमारी हो जाती है। हाइपोथायराइडिज्म क्या होती है? हाइपोथायराइडिज्म वह स्थिति होती है जिसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है। यानी कि इसमें क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म जो होती है बीमारी, इसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है। अब इसमें कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि हृदय गति कम हो जाती है, शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है, उपापचयी क्रियाएं कम हो जाती हैं, और ये बीमारी बड़ी उम्र की महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ब्लड प्रेशर। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। देखिए आप इस फोटो में आप मोटापे की बीमारी को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कि मोटापा किस हद तक बढ़ सकता है और हमें इसे किस तरीके से कम करना है। आप वर्कआउट ज़्यादा कीजिए। यदि आपके शरीर में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कम खा रहे हैं फिर भी आप मोटे हैं, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी आप मोटे हैं, तो आप डॉक्टर का चेकअप करवाइए और अपने शरीर में जितनी भी शारीरिक क्रियाएं उनमें हो सकता है कुछ कमी हो तो वो दूर की जा सकती हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ब्लड प्रेशर पर। ब्लड प्रेशर है क्या? इसे हिंदी में रक्तचाप की कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तचाप। ब्लड प्रेशर, देखिए इसमें लिखा हुआ है आपकी बुक में कि रक्त वाहिनियों में बहते रक्त के द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं। आपने हृदय का डायग्राम स्टडी किया होगा छोटी क्लास में, अगर नहीं किया है तो उसे आप नेट से निकाल करके स्टडी कीजिए और देखिए कि आपका जो हार्ट है उसमें एक निलय और एक धमनी, दो शिराएं उसमें दिखाई देंगी। एक धमनी होती है और एक शिरा होता है। धमनी क्या कार्य करती है? धमनी जो होती है वो ब्लड से, यानी कि हमारे हार्ट से ब्लड को लेकर के शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है, जबकि निलय क्या करती है? शरीर से अशुद्ध रक्त को लेकर के हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब हमारा जो हृदय है, आपने उसकी धड़कन सुनी होंगी, वो धड़कन किसकी होती है? वो लगातार हमारे ब्लड को हमारे शरीर में क्या करता रहता है? पंप करता रहता है। तो अगर आपसे कोई ब्लड प्रेशर की या रक्तचाप की परिभाषा पूछे तो आपको लिखनी है कि हृदय से रक्त जितने दाब के साथ धमनियों में प्रवाहित होता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं या फिर रक्तचाप कहते हैं। अर्थात इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब निलय अपने आकुंचन के द्वारा धमनियों में रुधिर पंप करता है तो इस रुधिर का दबाव धमनियों की दीवारों पर पड़ता है और इसी दाब को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब इसे समझिए,
निलय क्या करता है, पूरे हमारे शरीर से ब्लड को लेकर के, अशुद्ध रक्त को लेकर के हृदय में आता है, वहाँ पर उसकी सफाई होती है। सफाई होने के बाद निलय में क्या होता है, आकुंचन होता है, यानी कि वो सिकुड़ता है, जिसके कारण वो रक्त किस में जाता है, धमनियों में जाता है। धमनियों में वो आने के बाद यानी कि वो उस पर एक दबाव, जब रक्त बहुत ज़्यादा तेज़ी से धमनियों में आता है तब उसकी दीवारों पर दबाव पड़ता है, और इसी दाब को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिस दाब के साथ ब्लड या रुधिर धमनियों में बहता है उसे हम रक्त दाब कहते हैं। ब्लड प्रेशर का टेस्ट सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने घोड़े पर किया था, और आपको बता दिया जाता है कि धमनी में सिराओं की अपेक्षा, यानी कि जो धमनियाँ होती हैं उनमें शिराओं की अपेक्षा रक्त दाब अधिक होता है। ब्लड प्रेशर 2 प्रकार का होता है, सिस्टोलिक रक्तदाब और डायस्टोलिक रक्तदाब। इसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।